हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएजी साइकोलॉजी यानी बीपीसीसी 131 के अंतर्गत मनोविज्ञान में शोध की विधियां। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, मनोविज्ञान में शोध की विधियां। मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के विभिन्न उपगम मौजूद हैं। शोध डिजाइन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग शोधकर्ता आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण एवं व्याख्या करने में होता है। यह गुणात्मक, मात्रात्मक अथवा मिश्रित उपगम हो सकता है। मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक शोध में तीन प्रकार की विधियों का उपयोग होता है। ये वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक एवं सहसंबंधात्मक विधि है। पहले देखेंगे वर्णनात्मक विधि। वर्णनात्मक शोध डिजाइन के मुख्य तीन प्रकार के हैं। ये केस अध्ययन, सर्वेक्षण, व्यवस्थित निरीक्षण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस अध्ययन। केस अध्ययन प्रतिभागियों के छोटे समूह पर आधारित होती है। यह एक प्रतिभागी को अथवा छोटे समूह को सन्निहित करता है। इसका मुख्य आधार यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपूर्व है और यह एक व्यक्ति के व्यवहार एवं संवेगों का विस्तृत लेखा जोखा देता है। फ्रायड द्वारा केस के अध्ययन का उपयोग एक रुचिकर उदाहरण है, जिन्होंने केस अध्ययन विधि का उपयोग अपने मरीजों से सूचना ग्रहण करने में किया, जिसने उन्हें व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के निष्कर्ष प्राप्त में सहायता पहुंचाई। जीन पियाजे ने भी केस अध्ययन का विधि का उपयोग अपने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के महत्व प्राप्त करने में किया। रॉकिच 1964 में द थ्री क्रिस्टस ऑफ एल्टी ए साइकोलॉजिकल स्टडी मनोविदलन के 3 मरीजों का महत्वपूर्ण केस अध्ययन है। केस अध्ययन विधि की सबसे मुख्य कमी यह है कि इसके परिणामों को व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। यह विधि बहुत ही आत्मगत है, अतः आत्मगत पक्षपात पूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सर्वेक्षण। सर्वेक्षण विधि में शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाली समस्याओं का संबंध में प्रश्न पूछता है। इसे आमने सामने साक्षात्कार, टेलीफोन साक्षात्कार और इंटरनेट अथवा प्रश्नावली की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे प्रतिभागियों को सर्वेक्षण विधि में सम्मिलित किया जा सकता है तथा बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जा सकता है। यद्यपि शोधकर्ता को यह निश्चित करना होता है कि प्रतिभागी प्रतिनिधात्मक प्रतिदर्श समूह के लिए चयन किए गए हैं। सर्वेक्षण विधि की एक कमी यह है कि इसमें प्रतिभागियों द्वारा सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि यह उनका सही मत है। ऐसा उन परिस्थितियों में भी घटित हो सकता है जब प्रतिभागी यह सोचता है कि उत्तर सामाजिक रूप से वांछित अथवा सही नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं व्यवस्थित निरीक्षण। व्यवहार के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि निरीक्षण है। यह आंकड़ों का संकलन अथवा सूचनाओं को एकत्रित क्रमबद्ध ढंग से करता है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर प्रक्षालन नहीं करता है। शोधकर्ता वातावरण में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली घटनाओं, व्यवहारों का क्रमबद्ध से निरीक्षण करता है। कई बार निरीक्षण करने के पश्चात शोधकर्ता निरीक्षण व्यवहार में संभावित कारणों को समझने का प्रयत्न करता है। शोधकर्ता यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे लोग अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं और फिर तार्किक कारणों के आधार पर निरीक्षण परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। जब व्यवहार की तार्किक कारणों को कम किए जाने के लिए कोई निरीक्षणात्मक निगमन किए जाते हैं तब इसे आगमनात्मक तर्क के रूप में जाना जाता है। इसके आधार पर व्यवहार के विभिन्न सिद्धांत विकसित किए गए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे कारण हैं कि जो निरीक्षित व्यवहार में बाधा उत्पन्न करते हैं और सापेक्षित रूप से निगमनात्मक निरीक्षण करना कठिन है। उसी प्रकार जैसे एक प्रयोग जिसमें अत्यधिक नियंत्रित अवस्था में सूचनाएं एकत्र की जाए
क्रमबद्ध निरीक्षण में आंकड़ों को संकलन करने के दूसरे प्रारूप में अनुपूरक संरचनाओं को एकत्रित करने में भी प्रयुक्त किया जाता है। जब मानव व्यवहार का निरीक्षण प्राकृतिक अवस्था में अथवा जहां व्यवहार संपादित होता है उसे प्राकृतिक निरीक्षण के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक निरीक्षण प्राय पशु व्यवहार के अध्ययन में प्रयुक्त किया जाता है। इसको मानव व्यवहार में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता व्यवसायिक केंद्र का अध्ययन करना चाहता है तो इसको प्रयोगात्मक विधि के द्वारा हम लोग देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि में उस शोध समस्या निहित है जिसकी खोज के किए जाने की आवश्यकता है। यह साहित्य की समीक्षा एवं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। कुछ पूर्वानुमान निरीक्षित घटनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। यह पूर्वानुमान उपकल्पना या परिकल्पना के रूप में जाने जाते हैं। जो घटना का संभावित कथन होता है वह व्यक्ति जो प्रयोग करता है उसे प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है और जिस व्यक्ति या पशु पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रतिभागी के रूप में जाना जाता है। प्रयोगकर्ता कुछ व्यवहारों अथवा घटनाओं को स्थिर रखता है जिसके व्यवहार को प्रभावित होने की संभावना होती है। कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि जो चर के रूप में जानी जाती है, जो कि एक वस्तु अथवा घटना अथवा स्थिति हो सकती है, जिनको विभिन्न मूल्य होते हैं। ये मात्रात्मक रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा इनका आसानी से मापन किया जा सकता है। परिवर्त्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक स्वतंत्र परिवर्त्य जिसको प्रयोगकर्ता द्वारा प्रचालित किया जा सकता है तथा स्वतंत्र परिवर्तन के प्रभाव पर आरित परिवर्तन पर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि समस्या मूड पर तापक्रम के प्रभाव का अध्ययन है तब तापक्रम स्वतंत्र परिवर्त एवं मूड आश्रित परिवर्त होगा। किसी विशेष उद्दीपक के लिए व्यक्ति की अनुक्रिया एक आश्रित चर हो सकता है। उद्दीपक एक घटना अथवा वस्तु है जो अनुक्रिया या प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वतंत्र परिवर्त्य आश्रित परिवर्तनों को प्रभावित करने का कारण है, कुछ चीजों को नियंत्रित करना होता है। केवल कुछ विशिष्ट स्वतंत्र परिवर्त्य परिवर्तित होते हैं, बाकी सभी दूसरे के कारक जो अनुक्रिया अथवा आश्रित परिवर्त्य को प्रभावित करते हैं उन्हें नियंत्रण रखा जाता है। कुछ बाह्य कारक होते हैं जो निष्पादन अथवा आश्रित परिवर्त यानी वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं, अतः उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो परिणामों को प्रभावित कर सकती है और उन्हें नियंत्रित होना चाहिए। परिवर्तन के इन बाह्य स्रोतों को नियंत्रित करने हेतु प्रयोगात्मक डिजाइन का उपयोग किया जाता है। एक डिजाइन नियंत्रित समूह डिजाइन कहलाती है। इसमें नियंत्रित समूह का स्वतंत्र परिवर्त्य नहीं किया जाता है, जबकि प्रयोगात्मक समूह को स्वतंत्र परिवर्त्य मिलता है। इसके पश्चात नियंत्रित एवं प्रयोगात्मक समूहों का जहां तक संभव हो आपस में यह जानने के लिए मिलान कराया जाता है कि क्या दोनों समूहों की अनुक्रियाओं में कोई अंतर है। यदि अनुक्रिया में अंतर मिलता है तो यह स्वतंत्र परिवर्त्य को दिए जाने के कारण होता है। नियंत्रित समूह एक आधारभूत लाइन की भांति कार्य करता है, जिसके विपरीत प्रयोगात्मक समूह को चेक किया जाता है। विदिन समूह डिजाइन के आधारभूत व्यवहार को स्वतंत्र परिवर्त्य दिए जाने से पूर्व नोट कर लिया जाता है। पुनः स्वतंत्र परिवर्त्य दिए जाने के पश्चात व्यवहार नोट रिकॉर्ड किया जाता है। अनुक्रियाओं में यदि कोई परिवर्तन है तो इसे देखने के लिए पूर्व पश्चात तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस डिजाइन की विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रयोज्य स्वयं अपने नियंत्रण को प्रस्तुत करता है। आधारभूत लाइन का व्यवहार जो स्वतंत्रता परिवर्त्य के लिए दिए जाने से पूर्व स्थापित होता है, उसके तुलना स्वतंत्र परिवर्त्य के दिए जाने के बाद व्यवहार में परिवर्तन से की जा सकती है। स्वतंत्र परिवर्त्य का प्रभाव लंबे समय तक नहीं होता है, कुछ समय बाद यह गायब हो जाता है। कभी कभी शोधकर्ता ABA डिजाइन में रुचि ले सकता है, जहां A बिना स्वतंत्र परिवर्त्य की स्थिति है और B स्वतंत्र परिवर्त्य के साथ की स्थिति है। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि निरीक्षित प्रभाव वास्तव में स्वतंत्र परिवर्त्य को दिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। एक अच्छे प्रयोग का यह गुण होता है कि जिसकी पुनरावृत्ति की जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हीं स्थितियों में
उन्हीं परिवर्तनों के साथ दूसरा प्रयोगकर्ता प्राप्त परिणामों को सुनिश्चित तथा पुनः सुनिश्चित करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति अथवा कई बार दोहरा सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी है। कभी कभी प्रयोग प्रतिभागियों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, अतः प्रयोग करते समय कुछ नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि उन पशुओं के लिए जिनका प्रयोग में उपयोग किया जा रहा है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त परिणाम की सामान्यीकृत करने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि प्रयोगों को करने के लिए एक बनावटी स्थिति उत्पन्न की जाती है। अतः इनके द्वारा प्राप्त परिणामों को वास्तविक जीवन अथवा प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कभी कभी जिस घटना को मापन का प्रयास किया जा रहा है, प्रयोग में उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। अतः प्रयोग की डिजाइन बनाते समय प्रयोगकर्ता को बहुत सावधानी रहने की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सहसंबंधात्मक विधि। जब दो परिवर्तनों को एक प्रतिदर्श पर अथवा दो प्रतिदर्शों पर एक परिवर्त से रुचि की सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, उस अवस्था में सहसंबंधात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि दो स्कोर के सेटों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों अथवा सहसंबंध को समझने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, यदि यह अध्ययन करना चाहते हैं कि क्या लंबे व्यक्ति छोटे व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, अथवा हम यह अध्ययन करना चाहते हैं कि क्या बुद्धिमान व्यक्ति खुश भी रहते हैं। यदि हम जानने में रुचि रखते हैं तो कैसे एक स्कोर की बढ़ोतरी दूसरे से संबंधित स्कोर को बढ़ाएगा अथवा घटाएगा, अथवा दोनों स्कोरों के सेट में कोई सहसंबंध नहीं है। सांख्यिकीय विधि से यह तुलना करने में हमारी सहायता करता है। कैसे एक स्कोर विशेष दिए गए स्कोर के सेट द्वारा इसको अनुकूलित स्कोर से इसे संबंधित करता है। सहसंबंध का मूल्य सहसंबंध गुणांक 1 द्वारा मापा जाता है। सहसंबंध गुणांक का मूल्य +1 से -1 के मध्य के बीच परिवर्तित होता है। +1 का मूल्य पूर्ण सहसंबंधों को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि एक का अस्थायी स्कोर सही अर्थ में वही है जो उसके साथ युग्म स्कोर में स्कोरों के सेट में दिया गया है। यह एक पूर्ण अथवा उच्च सहसंबंध है जो घटित हो सकता है। यद्यपि -1 सहसंबंध भी ऋणात्मक सहसंबंध है, लेकिन पुनः यह पूर्णतः सही है कि लेकिन यह प्रदर्शित करता है कि एक स्कोर के मूल्य में बढ़ोतरी उससे संबंधित स्कोर के मूल्य में कमी करेगी। अर्थात एक सेट के स्कोर का उच्च स्कोर दूसरे सेट के कम स्कोर से संबंधित होगा। जब स्कोरों के सेट के मध्य कोई सहसंबंध नहीं होता है तो यह शून्य सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। जैसे r = 0.00। इसका अर्थ यह हुआ कि स्कोर के सेट में एक स्कोर के मूल्य दूसरे सेट में स्कोर के मूल्य से संबंधित नहीं है। अतः यहाँ पर किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि दो सेट के स्कोर के मध्य का सहसंबंध शून्य है तो दूसरे सेट को स्कोर के आधार पर उस व्यवहार को घटित होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यदि बुद्धि एवं खुशी के मध्य सहसंबंध शून्य है तो तब यह दिखलाता है कि बुद्धिमान लोग खुश भी रह सकते हैं और खुश नहीं भी रह सकते हैं। यदि उनके बीच का सहसंबंध +1 है तब इसका अर्थ यह है कि बुद्धि के स्कोर में बढ़ोतरी के साथ उसके संबंधित खुशी के स्कोर में भी बढ़ोतरी होगी। यदि उनके मध्य सहसंबंध -1 है तब यह प्रदर्शित करता है कि बुद्धि की बढ़ोतरी के साथ उससे संबंधित खुशी कम होगी। सहसंबंध स्कैटरग्राम द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। एक सेट के स्कोर के मूल्य x माइनस अक्ष पर तथा दूसरे स्कोर के मूल्य y माइनस अक्ष पर दर्शाते हैं तो स्कैटरग्राम में विभिन्न स्कोर फैले होते हैं और बिंदु उनकी स्थिति अथवा स्कोर मूल्य दोनों मापों को से इंगित करते हैं। अतः स्कैटरग्राम द्वारा दो परिवर्तनों के बीच पाए जाने वाली दिशा अथवा सहसंबंध की डिग्री जानना आसान होता है। तो ये आप इसको आप देख लीजिए दोनों फिगर को जो दिशा एवं डिग्री को प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज मनोविज्ञान में शोध की विधियों के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।